Hello students, I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 4 Civics. This chapter is from Civics 9 Standard CBSE. Name of the chapter is Electoral Politics. In this chapter we are going to know about the why elections are compulsory, why elections are necessary, and what makes an election democratic, and is it good to have political competition, and what is the system of elections in our country. So let's start the chapter. In chapter 1 we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. हम ये बात देख चुके हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में और सेकंड में कि डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल ही नहीं है कि लोग अपने आप को गवर्न करें। इसीलिए एक सबसे जो कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी की वो ये है कि हमारे समय में जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की सहायता से रूल करते हैं, और इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। हम यहाँ से शुरू करेंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो ज़रूरी क्यों हैं डेमोक्रेसी के लिए, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ इलेक्टोरल कंपटीशन अमंग पार्टीज सर्व द पीपल। किस तरीके से ये जो इलेक्शन है, ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, इलेक्शंस होते हैं अलग अलग पार्टीज़ के बीच में, ये लोगों को किस तरीके से सर्व करते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि वो किस तरीके के इलेक्शन होते हैं जो उनको डेमोक्रेटिक बनाते हैं। बेसिक आइडिया हेयर इज़ टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में डिफरेंस क्या है। और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्राई टू एसेस इलेक्शंस इन इंडिया इन द लाइट ऑफ द यार्डस्टिक वी टेक इट लुक एट द स्टेज ऑफ इलेक्शंस। हम बार बार ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस की अलग अलग स्टेजेस क्या होते हैं, कहाँ से शुरुआत होती है, कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, रिज़ल्ट डिक्लेयर कैसे होते हैं। हर एक स्टेज में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शन इन इंडिया आर फ्री, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे सबसे लास्ट में कि क्या इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो सही मायने में फ्री और फेयर होते हैं या नहीं, और हमारे इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है हमारे देश के इलेक्शंस को फ्री और फेयर कराने में। सबसे पहला है वाई इलेक्शंस। इलेक्शंस होना क्यों ज़रूरी है। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, यहाँ पर एक आपको इंसिडेंट बताया गया है। इलेक्शन हुए थे हरियाणा में, तो यहाँ पर उसकी एक रिपोर्ट छपी हुई है, उसके बारे में है। दिस न्यूज़पेपर, यहाँ पर सबसे पहले एक रिपोर्ट छपी हुई है, उसमें बताया गया है कि दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। हरियाणा में जो राज्य की विधानसभा है उसके चुनाव हो रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छापी गई है, और ये बात है 1987 की। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। यहाँ पर बताया गया है कि हरियाणा राज्य में 1982 से लेकर कांग्रेस पार्टी जो थी उसकी सरकार चल रही थी। चौधरी देवीलाल उसके बाद अपोजिशन पार्टी में थे, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, उस मूवमेंट का नाम चौधरी देवीलाल ने रखा था न्याय युद्ध, यानी कि स्ट्रगल फॉर जस्टिस, एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी। और यहाँ पर चौधरी देवीलाल ने अपनी नई पार्टी का गठन किया था, एंड उसका नाम रखा था लोकदल। हिज पार्टी ज्वाइंड अदर ऑपोजिशन पार्टी, और बाद में इनकी जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने दूसरी पार्टीज़ को ज्वाइन कर लिया और एक फ्रंट तैयार किया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल, और जब इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे यानी कि चुनाव का प्रचार चल रहा था, तो देवीलाल ने कहा कि यदि उनकी पार्टी चुनाव जीतती है हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि यदि उनकी पार्टी चुनाव जीत जाएगी तो वो जो भी छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं और जो फार्मर्स हैं उन्होंने जो लोन ले रखे हैं वो उनका कर्जा माफ़ कर देंगे। ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट, और उन्होंने ये वादा किया था कि यदि वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी सरकार का सबसे पहला काम यही होने वाला है। पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। उस समय पर लोग जो थे वो नाखुश थे, जो कांग्रेस की सरकार वहाँ पर रूल कर रही थी उससे लोग काफ़ी नाखुश थे। तो उसके बाद क्या हुआ, दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस। तो लोग जो थे वो अट्रैक्ट हो रहे थे देवीलाल के प्रॉमिस की तरफ,
कि अगर इनकी सरकार जीतती है तो उनका कर्जा माफ़ हो जाएगा। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, तो इसीलिए जब चुनाव हुए तो लोगों ने बड़ी मात्रा में लोकदल को वोट दिए और उनकी सहयोगी पार्टियों को वोट दिया। लोकदल जो और उसकी पार्टनर थे वो जीत गए। हरियाणा में 90 सीटें हैं तो 90 में से 76 जो थी वो इनके हिस्से में आ गई स्टेट असेंबली के चुनाव में। लोकदल जो अकेली थी उसके हिस्से में 60 सीटें आई, तो क्लियर मेजोरिटी हो गई असेंबली चुनाव में इनकी। द कांग्रेस कुड विन, यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें हाथ में आई। वंस द इलेक्शंस रिजल्ट वर अनाउंस, एक बार जब चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर था उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि नए जो चुने हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं उनको, और उन्होंने देवीलाल को एज ए लीडर चुना था। तो देवीलाल जो थे वो हरियाणा के सीएम बनने जा रहे थे। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। तो उसके बाद 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। तो जैसे ही चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो 3 दिन के अंदर ही देवीलाल को हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। एज सुन एज ही बिकेम, जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने तो उनकी जो सरकार थी उन्होंने एक नया ऑर्डर जारी किया, that waiving the outstanding loans of small farmers and agriculture laborers and small businessmen। जैसे कि उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही वो सरकार में आते हैं, अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो छोटे मोटे बिजनेसमैन और जो फार्मर्स हैं उनके जो कर्जे हैं वो उनको माफ़ कर देंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक इशू जारी किया एंड इशूड द गवर्नमेंट। सो हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years। इनकी पार्टी ने 4 सालों तक वहाँ पर रूल किया। नेक्स्ट जो इलेक्शन हुए थे वो थे 1991 में, बट दिस टाइम, लेकिन इस समय पर इनकी जो पार्टी थी उसको बहुत पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पाया। यहाँ पर दोबारा से कांग्रेस जो थी उन्होंने इलेक्शन में जीत लिया और उसके बाद कांग्रेस की यहाँ पर सरकार आ गई। वाई डू वी नीड इलेक्शन, तो ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट था। उसके बाद अब हमको इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है, हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से इलेक्शन हो रहे थे। तो उन्होंने जब इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे, प्रचार चल रहे थे, तो उन्होंने लोगों से किस तरीके से वादे किए और बाद में उन वादों को उन्होंने पूरा भी किया। तो हमको इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है, यहीं पर आपका क्वेश्चन भी है, वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमको इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। हर प्रजातंत्र में जो चुनाव होते हैं वो रेगुलर बेसिस पर होते हैं। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज़, 100 से भी ज़्यादा देश हैं दुनिया में जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हमने ये भी पढ़ा है दैट इलेक्शन आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज़, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर चुनाव होते हैं लेकिन हम उनको डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं बुला सकते। क्यों ऐसा? बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमको इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है। अब एक इमेजिन करते हैं एक ऐसी सिचुएशन डेमोक्रेसी में कि क्या कोई डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन के पॉसिबल है। ए रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एन इलेक्शन इफ़ ऑल पीपल कैन सिट। देखो जहाँ पर थोड़े से लोग होंगे, जैसे आपका घर है या ऑफिस है, वहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं कि हम हर रोज़ वहाँ पर मिलें, हर रोज़ अपनी अपनी ड्यूटीज़ असाइन करें, हर एक दूसरे की ड्यूटीज़ को इंस्पेक्ट करें, हम जानने की किसने कितना काम किया है, किसने कितना नहीं किया है। लेकिन इतना बड़ा जब देश होता है जहाँ पर हर रोज़ हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, हम लोग अपनी ड्यूटीज़ को असाइन नहीं कर सकते, तब हम क्या करेंगे। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द चैप्टर 1 दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये बड़ी, हम चैप्टर 1 में भी ये पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो इतनी बड़ी लार्ज कम्युनिटी में पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात कि ना ही इतने लोगों के पास इतनी नॉलेज है, ना ही इतना टाइम है, और ताकि हम सभी डिसीजन ले सकें हर एक मैटर के ऊपर, हमें हर चीज़ की जानकारी नहीं होती है। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए ज़्यादातर जो देश हैं, डेमोक्रेटिक देश हैं, वहाँ पर लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं। इज़ देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन, क्या एक ऐसा कोई तरीका है जिसमें बिना इलेक्शंस के हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकें। अब एक लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस, अब एक सोचते हैं कि ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है उनके उनकी एज के बेसिस पे और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर हम मान लो कोई भी बहुत बड़ी एज के लोग हैं या एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो उनकी एज और एक्सपीरियंस के बेस पर हम उनको बिना चुनाव किए हम उनको लीडर बना दें। और ए प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, या फिर कोई ऐसी चीज़ की हम एजुकेशन और उनकी नॉलेज के बेसिस पर हम उनको लीडर बना दें। देयर वुड बी सम डिफ़िकल्टी, तो फिर वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि डिसाइड करने में कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है। बट लेट अस से
द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफ़िकल्टीज़, क्या लोग जो हैं वो किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियरली सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन, सीधी सी बात है, यदि कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर इतने सारे पढ़े लिखे लोग होंगे और वो एक छोटी सी ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत एजिड लोग होंगे, तो वहाँ पर अगर वो उन लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है तो वहाँ पर इलेक्शंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट कैन वी कॉल, लेकिन क्या ऐसी जगह को हम डेमोक्रेसी बुला सकते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ पीपल लाइक देयर, और हम ये बात कैसे जान पाएंगे कि वहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सच में पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेज़ ऑफ पीपल, और ये भी कैसे जान पाएंगे हम कि इन ऐसी जगह पर जिन लोगों को चुना गया है वो लोगों की इच्छाओं के मुताबिक रूल कर रहे हैं। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव, और ये भी बात कैसे पॉसिबल हो पाएगी कि जिन लोगों को लोग अभी ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं वो अपनी पोजीशन, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव ना बने रहें। दिस रिक्वायर ए मैकेनिज्म बाय विच, इन सब चीज़ों के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिसमें लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, रेगुलर इंटरवल पर चुन सकें, और यदि उनको पसंद नहीं आ रहा है तो वो उनको चेंज भी कर सकें। ऐसा मैकेनिज्म जो है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्शन। देयरफॉर इलेक्शन आर कंसिडर्ड, इसीलिए जो इलेक्शन है उनको असेंशियल या बहुत ज़रूरी माना जाता है। हम जिस तरीके की डेमोक्रेसी चला रहे हैं जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस, इलेक्शन में जो लोग होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, वो अलग अलग चॉइसेस करते हैं। दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉ फॉर देम, लोग चुनते हैं कि वो लोग उनको चुनते हैं जो उनके लिए कानून बनाएगा। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, लोग उनको चुनते हैं जो उनके लिए सरकार बनाएगा और जो भी मेजर डिसीजन होंगे वो उनके लिए लेगा। वो ऐसे लोगों को चुन सकते हैं। द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, वो ऐसे लोगों को चुन सकते हैं जो जिनकी पार्टी जो होगी वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी जिसके सहायता से जो सरकार होगी वो चलेगी, गाइड करेगी वो उनको और कानून बनाएगी। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, क्या चीज़ें हैं जो किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं, ये भी आपका क्वेश्चन है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, इलेक्शन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें इलेक्शंस होते हैं, बट लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। हाउ डू वी, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें इलेक्शन नहीं होते हैं, वहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश कैसे करें कि कौन से इलेक्शन जो हैं वो सही तरीके के हैं। हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था ब्रीफली, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। चैप्टर 2 में भी हमने पढ़ा था, जैसे कि पाकिस्तान में रेफरेंडम हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा था, परवेज़ मुशर्रफ ने जो करवाया था। तो अब हम ये दोबारा से उसको रिवाइव करने की कोशिश करें। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन। अब हम एक सिंपल लिस्ट बनाएंगे कि क्या कंडीशंस हैं जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए होनी ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त क्या है? फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़। This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value। सबसे पहली जो शर्त है किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए वो ये है कि सभी लोगों को चुनने का अधिकार होना चाहिए। मीन्स एवरीबडी मस्ट हैव राइट टू वोट, सबको राइट टू वोट होना चाहिए और सबके वोट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। सेकेंड, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choices to the voters। दूसरी शर्त ये है कि लोगों के सामने चुनने के लिए अलग अलग चॉइसेस होनी चाहिए। पार्टी और जो कैंडिडेट हैं वो फ्री होने चाहिए इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए और लोगों के सामने कुछ रियल चॉइस प्रेजेंट करने चाहिए। तीसरी ये है द वॉइस शुड बी ऑफर्ड टू रेगुलर। थर्ड जो है कि द चॉइस शुड बी ऑफर्ड टू रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलर आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। तीसरी शर्त ये है कि रेगुलर बेसिस पर चुनाव होने चाहिए, हर कुछ सालों के अंतराल के ऊपर रेगुलर बेसिस पर चुनाव होने चाहिए। और चौथी ये है कि कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल, जिस कैंडिडेट को लोग सही में प्रेफरेंस दें वही चुनाव जीतना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन ये है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री। इलेक्शन इस तरीके से होने चाहिए जो एकदम फ्री और फेयर हो, सही मैनर में जो लोग हैं जिसको चुने वही सही
सही मायने में चुनाव जीतना चाहिए, उनमें कोई धांधली या फिर कुछ ऐसी चीज़ें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। दीज माइट लुक, ये सारी बातें बहुत ही सिंपल कंडीशंस लगती हैं, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर ये सारी शर्तें पूरी नहीं होती हैं। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि क्या ये सारी जो शर्तें अभी हमने पढ़ी हैं ये सारी हमारे देश के ऊपर लागू होती हैं या नहीं होती हैं, और सही मायने में हमारा देश जो है वो एक सही प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है कि नहीं बनता है। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। उसके बाद ये भी आपका क्वेश्चन है कि क्या ये जो चुनाव हैं, क्या ये जो इलेक्शन हैं, इनमें इतना पैसा खर्च होता है, बहुत समय लगता है, बहुत लोगों के एफर्ट्स इसमें लगते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है, क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन होना ज़रूरी है? तो ये भी आपका क्वेश्चन है। इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शन जो है वो किसके बारे में है देखा जाएगा तो ये सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन है। दिस कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म, ये जो कंपटीशन है ये अलग अलग फॉर्म्स लेता है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज़ द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। जो सबसे ऑब्वियस फॉर्म है वो है ये जो कंपटीशन है ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में होता है। एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट। कॉन्स्टिट्यूंसीज लेवल पर, कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब चुनावी क्षेत्र, हर एक अलग अलग जो चुनावी क्षेत्र होता है वहाँ पर ये जो कंपटीशन होता है ये अलग अलग कैंडिडेट के बीच में होता है। इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। अगर ये कंपटीशन ही नहीं होगा तो जो इलेक्शन है वो पॉइंटलेस होंगे, उनका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन क्या ये सही है, ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन करवाना है ये क्या ये सही है? क्लियरली एनी इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स। सिंपल सी बात है, बहुत सारे डिमेरिट्स भी होती हैं इसकी। इट क्रिएट्स, यहाँ पे ये सारे आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो इस फर्स्ट पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, तो यही आपका क्वेश्चन भी है कि क्या ये सही है कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसका कराया जाना ज़रूरी है, तो उसका आंसर यहीं से शुरू होता है। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। लोगों के बीच में तनाव और जो फ्रैक्शन होता है वो लेकर आता है हर एक लोकेलिटी में। यू वुड, हमने आपने कई बार सुना होगा, लोग जो होंगे वो पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिक्स है उसके बारे में कंप्लेन कर रहे होंगे। लोग जो होंगे वो किसी एक को फेवर करेंगे, जो सामने वाला जो दूसरे लोग होंगे वो किसी दूसरे कैंडिडेट को फेवर करेंगे, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर दोनों के बीच में तनाव होगा। Different political parties and leaders often level allegations against one another। आपने ये भी सुना होगा, जब आप न्यूज़ देखते हो, जब भी चुनाव चल रहे होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स ऑफन, बहुत बार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो कैंडिडेट्स हैं वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये जो चुनाव जीतने का प्रेशर होता है, इलेक्टोरल फाइट्स जो होती है, ये लोगों को सेंसिबल काम नहीं करने देती, लंबे समय तक जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाने नहीं देती। सिर्फ एक चुनाव जीतने की जो धुन सवार होती है तो लोगों के लिए अच्छे काम करने का जो जज्बा है वो एक साइड में रह जाता है। सम गुड पीपल, कुछ ऐसे अच्छे लोग जो देश को सर्व करना चाहते हैं वो कभी भी इस अरेना में आना ही नहीं चाहते, वो पॉलिटिक्स में एंटर करना ही नहीं चाहते। वो यही चाहते कि वो अपने आप को इस अनहेल्दी कंपटीशन में अब खुद को घसीटा जाना उनको अच्छा नहीं लगता। अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर, हमारे जो संविधान के निर्माता थे वो इस प्रॉब्लम के बारे में जानते थे। उन्होंने फिर भी येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कॉम्पिटिशन इन इलेक्शन एज दे द वे टू सिलेक्ट अवर फ्यूचर लीडर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने ये फ्री कॉम्पिटिशन के रास्ते को चुना इलेक्शंस के थ्रू अपने भावी नेताओं को चुनने के लिए। दे डिड सो, उन्होंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये लंबे समय तक चलाने के लिए जो इलेक्शन का सिस्टम है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। इन एन आइडियल, कोई ऐसा आइडियल वर्ल्ड होगा जहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स जो होंगे अगर वो ये जानते होंगे हमको अपने लोगों के लिए क्या अच्छा करना है, उनके अंदर मोटिवेशन होगी या लोगों के लिए अच्छा करने की, पॉलिटिकल कंपटीशन, तो वैसी जगह पर पॉलिटिकल चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसा जो आइडियल वर्ल्ड है वो सच्चाई में होना मुश्किल है। पॉलिटिकल लीडर्स पूरी दुनिया के अंदर लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल, हर एक जगह जितने जो भी दूसरे प्रोफेशंस हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं या फिर टीचर्स हैं या फिर जो भी दूसरे प्रोफेशंस हैं, वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं उनके अंदर ये मोटिवेशन होते हैं
कि डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर्स, सभी लोगों को, चाहे कोई राजनेता हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, जैसे सभी हम दूसरे फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, हमको सबको अपने करियर में आगे बढ़ने की इच्छा होती है, वैसे ही जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी अपने करियर में आगे बढ़ने की अंदर से इच्छा होती है। दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर, तो वो लोग भी पावर में रहना चाहते हैं, अपनी पोजीशन में बने रहना चाहते हैं। दे मे विश टू सर्व, हालांकि वो लोगों को भी सर्व करना चाहते हैं, लेकिन बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी, लेकिन सिर्फ अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी के ऊपर, डिज़ायर के ऊपर डिपेंड रहना ये उनके लिए रिस्की हो सकता है। बिसाइड्स इवन व्हेन दे विश टू सर्व, अगर इसके अलावा अगर वो सिर्फ लोगों को सर्व करना चाहे तो दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो, तो उनको शायद ये नहीं पता हो हम लोगों के लिए हमको क्या करना चाहिए। अगर मैं चाहूँ, मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आएगा मैं कहाँ से करूँ और कैसे करूँ, और उनके जो, और या फिर मेरे जो आइडियाज़ होंगे वो मैच ना करें कि लोग वाकई में क्या चाहते हैं। हाउ डू वी डील विद दिस इन रियल, हम अपनी रियल लाइफ में इस सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, वन वे इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर। सबसे पहला तो तरीका ये है कि हम हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी नॉलेज और उनके कैरेक्टर को इम्प्रूव करें। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक, दूसरा जो ज़्यादा रियलिस्टिक तरीका है वो ये है, इज़ टू सेटअप ए सिस्टम, है मैं एक ऐसा सिस्टम सेटअप करें जहाँ पर पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको रिवॉर्ड मिले, लोगों को सेवा करने का, लोगों को सर्व करने का, या फिर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट भी मिले। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या रिवॉर्ड होना चाहिए और क्या पनिशमेंट होना चाहिए? इसका सिंपल आंसर ये है कि लोग खुद डिसाइड करेंगे। दिस इज़ व्हाट, यही वो चीज़ है जो इलेक्शन कंपटीशन करता है हमारे लिए। रेगुलर इलेक्शन कंपटीशन, इलेक्टोरल कंपटीशन होते हैं, वो इंसेंटिव, वो लोगों की जो सोच होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो लीडर हैं उनको क्लियर दिख जाता है कि वाकई में लोग उनको पसंद करते हैं। यदि उन्होंने अच्छा काम किया है तो लोग उनको दोबारा से चुनेंगे, यदि लोग उनको पसंद नहीं करते हैं तो उनको चुना नहीं जाएगा। दे नो दैट इफ़ दे रेज इश्यूज, वो ये जानते हैं कि वो अगर लोग जिन इश्यूज़ को उठाना चाहते हैं, यदि उनकी पॉलिटिकल पार्टी उन इश्यूज़ को रेज करेगी तो उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी और उनके जो विक्ट्री के चांसेस हैं वो अगले चुनाव में वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वो ऐसा लोगों को, वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो उनको दोबारा से सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो।